जय हिंद दोस्तों, टीचर प्राइम एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह आपके लिए लेकर आया हूं 6 to 8 का 2018 PYQ साइंस। तो हम देखते हैं कि यह यूपी टेट 2018 का PYQ है। यह यूपी टेट 2018 का PYQ है। इसमें साइंस कंप्लीट सोल्यूशन होगा 101 क्वेश्चन नंबर 121 से 150, यानी कुल 30 क्वेश्चन होंगे आपके। कितने क्वेश्चन होंगे? कुल 30 क्वेश्चन होंगे आपके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है, वर्षा के बूंदों के गोली आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? कि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो किसके कारण गोल होती है, वो क्या घटना है जिसके कारण बारिश की बूंदें गोल होती है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। श्यानता, पृष्ठ तनाव, क्रांतिक परिघटन, परिघटना, दाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें क्या होती है? गोल होती है। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। इसका डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। किसी भी द्रव के सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। कोई भी द्रव है उसके एक सरफेस पे क्या करेगा? तनाव बल कार्य करेगा। यहाँ पे इसका भी देख लीजिएगा, यहाँ पर यह नहीं होगा। वर्षा की बूंदों का क्षेत्रफल सभी आकार में न्यूनतम होती, इसीलिए पृष्ठ तनाव के कारण पानी अपनी सतह को सिकोड़ने का प्रयास करता है। इस वजह से वर्षा की बूंदें क्या होती है? गोलाकार हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। आर्गन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है और ऑक्सीजन है। और कौन सी गैस होती है? CH4 होता है, NO2 होता है। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। ये देख लीजिए, वे गैसें जो अवरक्त किरणों को अवशोषित करती है जिसमें पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैस का होता है। ग्रीन हाउस गैस से पृथ्वी का तापमान का होता है? बढ़ जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? कौन सी जो धातु है वह खनिज नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट और लिग्नाइट, ये दोनों हमारे ये धातु खनिज नहीं है। तो ये हमारा धातु खनिज, धातु खनिज कौन नहीं है? हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, ठीक। बॉक्साइट एल्युमिनियम का है और यह लिमोनाइट भी लोहे का ही है। यह हमारा होता है जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4 2H2O होता है। तो ये हमारा है धातु खनिज नहीं। ऑप्शन सी होगा, धातु खनिज नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। जिप्सम एक धात्विक खनिज नहीं है बल्कि यह अधात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज है। यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है, जिससे हम इसका अगर मतलब निकाल दिया जाए इसमें से जो H2O है, गर्म करके इसे आप देखेंगे CaSO4 2H2O, इसको गर्म करके इसके वाटर को निकाल दिया जाए CaSO4 हाफ H2O जो होगा और 3/2 H2O होगा, यही आपका POP होगा। क्या होगा? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसके विपरीत बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, हेमेटाइट और लिमोनाइट लोहे का अयस्क है। खनिज है। अयस्क और खनिज में आप अंतर बताइएगा कमेंट में क्या होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव है? निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव है? पहले ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, ये भी और ये भी अधातु। अधातु तो सब है लेकिन ये हमारा सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड ही है। तो लिक्विड कौन सा होता है? तो ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। यह एकमात्र ऐसा धातु है जो क्या होता है? द्रव होता है। ठीक।
अगर धातु पूछ ले तब धातु क्या होता है, तो होता है Hg, एकमात्र धातु है जो क्या है, द्रव है। ये क्या है, द्रव है। चलिए आगे हम देखेंगे। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? कौन सी धातु है? वैज्ञानिक रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी। मैंने रेडियोधर्मी तत्वों का खोज कौन किया था? तो आइजैक न्यूटन, नहीं, ये भी नहीं किए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये भी नहीं किए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये भी नहीं किए। मैरी क्यूरी की थी। कौन की थी? मैरी क्यूरी की थी। ठीक, याद रहेगा। और इन्हीं के पति हैं पियरे क्यूरी। कौन? पियरे क्यूरी। चलिए, रेडियोधर्मी की खोज दिसंबर 1998 मैडम मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी साथ मिलकर किए थे। ठीक, चलिए अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। इधर देखिए, किस कारणों से स्टोन कैंसर होता है? मतलब पत्थर में कैंसर हो जाता है, स्टोन कैंसर। तो रेडियोधर्मिता के कारण, इसके कारण भी नहीं, विश्वव्यापी तापन के कारण, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है उसके वजह से भी नहीं, अम्ल वर्षा के कारण होता है। किसके कारण होता है? अम्ल वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा क्या होता है? अम्लीय वर्षा कब? वो बारिश अम्लीय हो जाएगी। बारिश हो रही है, कहा जाता है कि शुद्ध जो बारिश है, बारिश का पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है 7। बारिश का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो फिर उदासीन है तो अम्लीय कब हो जाता है? हमारे वातावरण में बहुत सारे सल्फाइड हो गए, फिर से नाइट्रस एसिड हो गए, नाइट्रस होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, वो सब HNO3 और H2SO4 एसिड बनाते हैं। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। जो है बारिश जब होता है तो इन्हीं सबसे में पानी में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड घुल जाता है, तो हमारा क्या बनाते हैं? अम्लीय बारिश बनाते हैं। और अम्लीय बारिश का जो पीएच मान होता है, अम्ल बारिश का पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। किससे कम होता है? 5.6 से कम होता है। किससे कम होता है? 5.6 से कम होता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। ब्राइन क्या है? ब्राइन, तो ब्राइन देखते हैं सब, Na2SO4 का जे भी नहीं है, क्लोरीन का जली विलयन भी नहीं है, फिर विरंजक चूड़, ये भी नहीं, NaCl का संतृप्त विलयन। NaCl का संतृप्त क्या होता है? संतृप्त क्या होता है? यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा को और अधिक नहीं घोला जा सकता है। जैसे हम पानी में नमक डाल रहे हैं, तो हम नमक डाल रहे हैं, एक समय ऐसा है कि नमक घुलना क्या हो जाए? बंद हो जाए। जब नमक घुलना बंद हो जाएगा तो इसी को हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। और जब संतृप्त विलयन बन जाएगा तो उसमें और अधिक विलय की मात्रा को नहीं घोली जा सकती है। और नमक के संतृप्त विलयन को क्या कहा जाता है? ब्राइन वाटर कहा जाता है। ठीक, तो इसके हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नमक सोडियम क्लोराइड की उच्च सांद्रता वाले संतृप्त जली विलयन को ब्राइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त कौन सी गैस की जाती है? जो हरे फल है हमारे, उसको पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हरे फलों को पकाने के लिए जो हार्मोन है वो है एथिलीन। वो कौन सी हार्मोन है? एथिलीन है। क्या है? एथिलीन हार्मोन है। ठीक, इसका फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 × CH2, ऐसे भी लिखा, या आप ऐसे लिख सकते हैं C2H4, ये एथिलीन है। ठीक, तो ये हमारा होता है प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए। लेकिन यह जो 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन अब इस समय इसका आंसर चेंज हो गया है।
अगर कभी भी आ रहा है तो एसिटिलीन ना लिख के आप लिखेंगे एथिलीन। क्या लिखेंगे? एथिलीन। क्योंकि एसिटिलीन जो होता है वो कृत्रिम रूप से पकाने कार्बाइड से निकलती है। जो एसिटिलीन गैस होती है CaC2 प्लस H2O, यह है कार्बाइड। कार्बाइड, यह है कार्बाइड। कार्बाइड को जब हम जल में घोलते हैं तो हमारा बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस, और क्या बनाएगा? एसिटिलीन गैस बनाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनाता है। और इसी से फल पहले क्या होते थे, आप भी जानते होंगे कि फल आप अगर आप घर पे पकाए होंगे तो कार्बाइड में उसको क्या, कार्बाइड को कपड़े में बांध के और उसी में रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है फल पक जाते हैं। अब इसको नहीं पकाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंसर वाले कारक जो होते हैं, जैसे आर्सेनिक होते हैं जिससे कैंसर होता है, उसमें कार्बाइड में होता है और गैस में भी होता है, जिससे इससे फल पकाने से आदमी को कैंसर होने की संभावना हो सकती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, तब फल पकेगा कैसे? तो फिर से जो एथिलीन गैस है, कौन सी गैस है? एथिलीन गैस है। इसी एथिलीन गैस से हम क्या करते हैं, फलों को पकाते हैं। मतलब किसी कमरे में एथिलीन गैस की छिड़काव हो जाती है, मतलब छोड़ दिया जाता है, फिर उसमें फल रख दिया जाता है, फिर उससे फल क्या होते हैं, पक जाते हैं। वैसे आप फल को कागज में लपेट के भी पका सकते हैं, क्योंकि फल से क्या होता है एथिलीन गैस निकलती है और पके हुए फलों से ज़्यादा एथिलीन गैस निकलती है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप कि अगर आपको फल पकाना है तो जो पके हुए फल हैं उन्हीं के बीच जो कच्चा फल है उसको रख देंगे तो तो हमारा फल क्या हो जाएगा, पक जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। यह दिया है तो पहले का है कि मतलब कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस और प्राकृतिक रूप से पौधों का, और ये हार्मोन भी है। एथिलीन क्या है? पादप हार्मोन है। यह किस प्रकार का है? वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 78% होता है। वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होता है? 78% होता है। ठीक, चलिए ये भी देख लीजिए। नाइट्रोजन 78.0.3%, ऑक्सीजन लगभग 1%, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आप पहले से आप सबको ये पता है। ओजोन है। ओजोन क्या है? तो ओजोन का फार्मूला आप देखेंगे O3 होता है। क्या होता है? O3। ऑक्सीजन का एक यौगिक है, ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, ऑक्सीजन का समावय है, ऑक्सीजन का समस्थानिक है। ऑक्सीजन का समस्थानिक नहीं है, समावय भी नहीं है और यौगिक भी नहीं है। ऑक्सीजन का क्या है? अपर रूप है। ऑक्सीजन का क्या है? अपर रूप है। ठीक, चलिए हम आगे देखेंगे। देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना तत्व है। ऑक्सीजन का ही एक क्या है? अपर रूप है। यह समताप मंडल में ओजोन परत के रूप में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। और परीक्षा में बहुत पूछता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। यम द्रव्यमान के कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो हम देखेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा का सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। गतिज ऊर्जा 1/2 mv का स्क्वायर होगा। 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक, फिर आगे हम देखेंगे कि यम द्रव्यमान के कण का वेग क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं k = 1/2 mv का स्क्वायर है। ठीक, फिर देखिएगा आगे आप, यह तो ही निकालने के लिए कह ही रहा है, तो हम संवेग लिख लें। संवेग
बराबर क्या होगा m इंटू भी, यानी p बराबर m इंटू क्या हो जाएगा v हो जाएगा। फिर इसके बाद हम v का मान इसमें रख लेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा p अपन m। चलिए देखिएगा आप, इसको हम इक्वेशन अगर 1 कर ले तो v का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, v का मान समीकरण 1 में हम रख दें तो k इक्वल टू 1/2 m। अभी जो है देख रहे हैं v के बराबर क्या है p/m का होल स्क्वायर है, तो k बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m इंटू पी का स्क्वायर इंटू m का m इंटू m कर लीजिए, जिससे एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू पी का स्क्वायर अपन m, ठीक। तो इस बराबर k बराबर हम लिख सकते हैं p स्क्वायर अपन 2m। अब देखेंगे कि यह विकल्प में आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसकी गतिज क्या होगी p स्क्वायर अपन 2m, p स्क्वायर अपन 2m क्या हो जाएगी, इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगला हम देखेंगे, यह दिया है आपका वैसे ही 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोध के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो परिपथ में धारा होगी, मतलब धारा निकालना है। चलिए इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। हम 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। इस प्लस और या माइनस, ठीक, धारा ऐसे जा रही है। अब इसमें हमको आई ज्ञात करना है और दिया है 4 ओम, 10 ओम और 20 ओम दिया है, ठीक। और कह रहा है कि 15 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी कितनी है 15 वोल्ट की है, तो हमको क्या निकालना है, धारा निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम कुल प्रतिरोध निकाल लें कि यह जो हमारा परिपथ है इस परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में, तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये आपका फार्मूला याद रहेगा, ठीक। तो 1/r इक्वल टू, इनको हम जोड़ ले 1/4, 1/10, 1/20, 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/20, कितना आ जाएगा। इन सब का एलसीएम अगर हम ले लें तो 20 हो जाएगा, ठीक, मानी 20 हो जाएगा, सबका एलसीएम 20 हो जाएगा। 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 पचे 20, अब 5 का 5, 5 प्लस 10 दूना 20, 2 का 2, 2, 20 का 20 और 1 गुणे 1, 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 2 7 और 1 8/20 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा 8/20। तो 1/r इक्वल टू, इसको थोड़ा हम और इधर कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। 4 से काट ले तो 4 दूना 8 और 4 पचे 20, यानी 2/5। और इसको अगर हम छोटा कर ले तो हो जाएगा यह 1/2.5, यानी r बराबर हो जाएगा 1/2.5 हो जाएगा, ठीक। तो r बराबर, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर ले,
इसको हम यहाँ पे 2.5 को हम 1 में गुणा कर ले, आर को 1 में गुणा कर ले, तो आर बराबर हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 2.5 ओम हो जाएगा। यानी मतलब यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ से और इस बिंदु तक कुल तार का जो प्रतिरोध होगा ये हमारा क्या होगा 2.5 ओम होगा। फिर अब इसका हमको कह रहा है कि धारा निकालना है। क्या निकालना है? परिपथ में जो धारा है, यहाँ से धारा जा रही है बह के, यह वो कितना होगा। तो आपको फार्मूला होगा, पता होगा, V = I × R। V बराबर I × R ओम के नियम से। किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम के नियम से V बराबर I, V दिया है 15, V कितना दिया है 15, और I कितना दिया है, I निकालना है, और R कितना है, इसको आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जगह कम हो रहा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ओम के नियम से V बराबर I × R। V आपका दिया है 15 वोल्ट, बराबर I कितना दिया है, I निकालना है आपको, और R कितना दिया है 2.5। ठीक, तो फिर आपका हो जाएगा यह I बराबर 15/2.5 बराबर, तो इसको 150 कर लो, इसको 25 कर लो, तो हो जाएगा 6 एम्पियर। ठीक, तो इस तरह से थोड़ा सा लंबा था, और आप अगर पता है तो बहुत आसानी से यहीं पर मतलब कर लेंगे, सारा चीज़ इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से आसानी से हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 एम्पियर। वास्तव में क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि आप न कर पाए। ठीक, तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कितना आसानी से कर दिया है, फिर से I बराबर 5 रख दिया है, बहुत आसानी से कर दिया है। ठीक, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपको समझना हो। लिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौ चुंबकीय है? लौ चुंबकीय पदार्थ पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? लौ चुंबकीय पदार्थ। तो लौ चुंबकीय पदार्थ कौन कौन है? तो पहले आप देख लीजिए, फेरस, कोबाल्ट और निकिल, यही लौ चुंबकीय पदार्थ है। फेरस, कोबाल्ट और निकिल। कौन कौन से? फेरस, कोबाल्ट और निकिल। तो इसमें से देखिए फेरस, कोबाल्ट, निकिल, हाँ तो बस निकिल है, बाकी यह नहीं है लौ चुंबकीय, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। लौ चुंबकीय पदार्थ फेरस, निकिल, कोबाल्ट बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जितना ज़्यादा सॉलिड होगा उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी? उतना ही अधिक होगी। तो चलिए हम देखते हैं ध्वनि की चाल किस में अधिक होगी। वायु लिक्विड है, जल भी वायु गैस है, या लिक्विड है, या निर्वात है, तो मतलब कोई मीडियम ही नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, या इस्पात क्या है? सॉलिड है। ध्वनि की चाल किस में होती है? अधिकतम, तो सॉलिड में अधिकतम होती है। ठीक, तो अगर पूछ दे कि ध्वनि किस में नहीं चल सकते, तो निर्वात में नहीं चल सकती है। निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? शून्य होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया भी है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, जल में 1493 मीटर प्रति सेकंड होती है, और इस्पात में 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? जब भी कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? तो हम देखेंगे किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। कि जैसे आप समझिए, यह कांच का छड़ है और यह रेशम है। ठीक, अब इसको क्या किया जा रहा है? रगड़ा जा रहा है। जैसे समझिए कांच का छड़ है, रेशम है, तो इस पर अगर हम रगड़ रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल
इसमें से मतलब जो कांच की छड़ है या कांच की छड़ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या होगा, उस पर धनावेश आएगा। क्या आएगा, धनावेश आएगा। तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर किस प्रकार का आवेश आएगा, धनावेश आएगा। किस प्रकार का, धनावेश। विद्युत आवेश नहीं, ऋणावेश नहीं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है। ठीक, अगला देखिए। एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाता है, तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो समझिए, अगर कोई भी समतल दर्पण है, ठीक, तो प्रकाश की किरण अगर आ रही है समतल दर्पण तो सीधे जैसे यहां से आई और यहां से, तो जो यहाँ का कोण होगा आई और यहाँ का जो कोण होगा आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। तो आई बराबर आर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। तो अगर 60 अंश का ए है तो 60 अंश का ए भी होगा। तो कितने का है, 60 अंश। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम अगला देखेंगे। कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है। तो प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम, भूजल, कोयला। मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होगी। ऐसा तो कोई है चीज है नहीं, लेकिन खत्म, जैसे हम कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, मतलब ऐसा वो भी खत्म हो, क्योंकि वो जल रहा है तो एक न एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मतलब हमारे कहने का मतलब है कि जब तक अगर पृथ्वी है, ठीक ना, पृथ्वी जिंदा है, पृथ्वी की भी एक उम्र है, ठीक, तो उसके बाद पृथ्वी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हमें समझना चाहते हैं कि जब तक पृथ्वी है तब तक क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो प्राकृतिक गैस है, पृथ्वी से पहले ख़त्म हो सकती है, पेट्रोलियम भी और कोयला भी, लेकिन भूजल नहीं खत्म हो। जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक भूजल भी रहेगा। तो संसाधन है, सॉरी, तो यह हो जाएगा भूजल हो जाएगा, यह अनवीकरणीय स्रोत है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला अनवीकरणीय स्रोत है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात को, यानी पूछ रहा है P और V के अनुपात अगर हम करें तो क्या हमें प्राप्त होगा। तो एक हमारे दिमाग में फार्मूला आएगा कि P बराबर होता है संवेग बराबर m इंटू वी, द्रव्यमान गुणे वेग। P बराबर m इंटू वी, द्रव्यमान गुणे वेग। तो एक और है, अगर हम यहाँ पे कर दे P अपान V बराबर क्या बचेगा, m, यानी द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। कितना होता है 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, ठीक। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, सारा ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है। किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो मीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। आपको पता है कि मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, मीटर से किस में बदल रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा या भाग किया जाएगा। जैसे हम पूछ ले आपसे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर में कितना, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो चलिए वही हम करते हैं। तो सेंटीमीटर में दिया है, तो हमको पता है कि 10⁻9 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻9 मीटर। तो इसमें हम किससे गुणा कर दें, 100 से। 100 से गुणा करेंगे तो यह है 10⁻9 और यह है 10 पे पावर 2, प्लस 2 हो जाएगा 100 को। तो ये फिर हो जाएगा 10⁻9 और प्लस 2, क्योंकि अगर घात करें, बेस अगर सेम है, आधार सेम है, तो जो घातांक होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो एक प्लस है, एक का माइनस है, तो हो जाएगा 10⁻7 सेंटीमीटर। ये हमारा देखिए 10⁻7 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब चेंज करने वाला। बाकी आपको पता है तो आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टिक लगा के आएंगे, लेकिन यह गलत है। 9 नहीं, सॉरी, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्या होगा, मीटर होगा तब सही होगा। अगर सेंटीमीटर है तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से यूनिट यानी मात्रक का भी ध्यान आप रखेंगे, ठीक। एक्स किरण का खोज किसने किया था, तो रानटंजन किए थे। किसका खोज किए थे, मतलब कौन किए थे, रानटंजन किए थे, ठीक। चलिए आगे हम देखेंगे। कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो आपको पता है कि कॉटन प्राकृतिक रेशा है, सिल्क भी है, जूट भी है, लेकिन एक्रेलिक प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो इसीलिए हमारे पूछ रहा है नहीं, क्या पूछ रहा है, नहीं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सही, एक्रेलिक। क्या हो जाएगा, एक्रेलिक प्राकृतिक रेशा नहीं है। अदरक रूपांतरण है, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें जो भी खाते हैं, तो किसका जड़ खाते हैं, किसका तना खाते हैं, ठीक ना, किसका फल वाला भाग खाया जाता है, किसका बीज खाया जाता है। सनार खाते हैं, तनार में जो बीज होता है उसको हम खाते हैं, ठीक। तो किसका हम इसमें पूछ रहे हैं, अदरक रूपांतरण, किसका रूपांतरण है, तो तने का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है, तने का। तो इस तरह का भी आप क्वेश्चन तैयार कर लेंगे कि कौन जड़ का है, कौन पत्ती का रूपांतरण होता है, कौन फल का रूपांतरण होता है, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे अदरक जो होता है भूमिगत तने का रूपांतरित है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में प्रकंद कहा जाता है। कंद और प्रकंद, जैसे कंद क्या होते हैं, जैसे शकरकंद, वो क्या होता है, जड़ का रूपांतरण होता है, ठीक। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। जो सत्य फल, अगर वास्तविक फल ना कहो कि यहाँ पर अगर कह रहा है कि सत्य फल क्या होते हैं, ठीक, तो सत्य फल क्या होते हैं, जो अंडाशय से उत्पन्न होते हैं वो सत्य फल होते हैं। बाकी सारे फल क्या होते हैं, झूठ होते हैं, ठीक। तो सत्य फल कौन होगा, जो अंडाशय से उत्पन्न होगा वो सत्य फल है, ठीक। सेब क्या है, असत्य फल है, सेब असत्य फल है। तो हम देखेंगे वास्तविक फल ऐसे फल जिनका निर्माण केवल पुष्प के अंडाशय के भाग से होता है। सेब एक असत्य फल है क्योंकि थैलेमस से बनता है। थैलेमस उसके अंडाशय से नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, थैलेमस कहलाता है। ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करते हैं, बीज से नहीं बीजाणु से क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, वो कौन कौन है, तो सरसों बीज से करता है। आप लोग सरसों बोए होंगे, धनिया भी बोया जाता है, बीज से ही होता है। और पेटूनिया एक क्या है, फल है, फल का है, पुष्प है, ठीक ना। इसका कैसे होता है, तो इसका भी बीज से होता है और कलम लगाकर, जैसे गन्ना वन्ना रोपा जाता है कलम लगा के, चाहे गुड़हल होता है, गुलाब होता है, कलम लगा के रोपा जाता है। ऐसे पेटूनिया भी मतलब जो पौधा होता है उसका भी बीज और कलम, इसका क्या होता है, बीजाणु के माध्यम से होता है। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा फल। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। पौधे में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है, पौधे में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है, तो अनिवार्य तत्व आपका सबसे आपको पता है कि प्रोटीन बनने के लिए सबसे अधिक क्या जरूरत होता है, तो होता है एमिनो एसिड होता है ना। तो एमिनो एसिड में नाइट्रोजन सबसे अधिक जरूरी होता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा नाइट्रोजन। अगर क्लोरोफिल अगर मतलब पत्तियों में पूछता तो पौधे की पत्तियों में यानी क्लोरोफिल किस में होता है, तो मैग्नीशियम में होता है, ठीक। चलिए देख लीजिए, इसमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दिया है इस पर टेक्स्ट बुक के हिसाब से। प्रोटीन में, पौधे में प्रोटीन एमिनो एसिड के निर्माण के लिए नाइट्रोजन सबसे अनिवार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है, पूछ रहा है कि कौन गैर संचारी रोग नहीं है, मतलब जो छुआछूत से नहीं छुआछूत से गैर संचारी रोग नहीं है, ठीक। तो वही एक ही हो सकता है, छुआछूत से कौन सा फैल जाता है वही हमको बताना है इसमें। संचारी रिकेट्स, जैसे इसमें हड्डियाँ क्या होती है, कमजोर हो जाती हैं, विटामिन, हाइपरटेंशन मतलब बीपी हाई हो जाता है, आर्थराइट्स, इसमें क्या होता है कि जैसे जो घुटने हैं मतलब जोड़ों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द,
जोड़ों में दर्द होता है, बीपी बढ़ जाता है, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होता है, सूखा रोग भी इसे कहते हैं, हड्डियां भी इसमें कमजोर हो जाती है। लेकिन जो कलरा है ये छुआछूत से मतलब है किसी व्यक्ति को हुआ है तो यह हो जाएगा, तो यह गैर संचारी रोग नहीं है, तो क्या है, कलरा है। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, देख लीजिए इसका। कलरा है या बिबोरिया कैलोरी नामक जीवाणु से होने वाला एक संक्रामक रोग है जो दूषित जल और भोजन से फैलता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं, कवक से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती हैं? कवक से प्राप्त होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, इसका भी देख लीजिए कि मतलब कौन किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक फंगस से की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तक सबसे अधिक हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक, उसके बाद वसा से सबसे अधिक हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उसके सबसे मतलब विटामिन से हमें ऊर्जा में नहीं मिलती, तो इसलिए कौन सा सही होगा? विटामिन सही होगा इसका ऑप्शन। अगला हम देखेंगे, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहते हैं। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहते हैं। चलिए अगला देख लीजिए, डीएनए और आरएनए के कोडिंग अनुक्रम को एक्सॉन कहा जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण को सूचना रखता है। जो प्रोटीन बन रहा है उसी की क्या करते हैं? सूचना को रखते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो पौधे में दो तरह के तत्व होते हैं, एक बृहत तत्व और एक सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बृहत तत्व कौन कौन से हैं? जैसे आपके घर खाद आया होगा तो सुने होंगे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। यह क्या है? बृहत पोषक तत्व। इसके अलावा भी और बहुत सारे तत्व हैं बृहत में, जैसे मान लो हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यह बृहत पोषक तत्व है। ठीक, बृहत पोषक तत्व। लेकिन बृहत पोषक तत्व में हमारे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम और सल्फर है। लेकिन और कौन सा जो, अच्छा इसमें पूछ रहा कौन नहीं है, तो मैग्नीशियम नहीं है। इसमें से मिला लीजिए कौन नहीं है? मैग्नीशियम है। ठीक, या नहीं है। ठीक, चलिए अगला हम तक। अच्छा, तो इस तरह से हमारा 150 क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ देख लिए, पौधे के लिए पोषक तत्व बृहत पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आते हैं। चूंकि कैल्शियम एक बृहत पोषक तत्व है इसलिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होते। तो ये 2018 का PYQ था जो हम सभी लोग ने यहाँ तक सॉल्व किए, और आपका जितना भी मतलब मार्क आया है 30 में 25, 30 में 28, 30 में 30, आप कमेंट करके बताएं और सॉल्व करें कि कितना आ रहा है। यह PYQ है, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ही इजी और 2-4 क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड भी दे रहा है। कुछ साइंटिस्ट के नाम मतलब कुछ जो आविष्कार किए हैं उनसे पूछ रहा है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन तैयार करते रहिए, और भी हम लेकर आएंगे अगले में 2017 का, उसके बाद 2016 फिर से 2015, 13 बाकी PYQ कराने के बाद और भी जो आप कहेंगे तो महामैराथन भी इसका चला दिया जाएगा, जिसमें 300-400 क्वेश्चन एक ही साथ करा दिया जाएगा, जो परीक्षा में आने के लिए हो सकते हैं कि यही पेपर में आए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, जय हिंद।